हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शर्मार्जिंग क्लासेस के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वन रक्षक वनपाल के सामान्य विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन्हीं के अंदर से प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको जो डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाई वन हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हृदय में, मस्तिष्क में, गर्दन में और उदर में। तो पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों वो होती है मस्तिष्क में। मानव का जो दिमाग होता है वहाँ पे पीयूष ग्रंथि जो है वो स्थित होती है, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि याद रखना है आपको, मानव मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर जो होता है दोस्तों, याद रखना है आपको, ए फॉर एयर। याद रखो, ए फॉर क्या है? एयर होता है, और एयर का मतलब क्या होता है? पवन। तो पवन का जो वेग है वो एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। मान लो कोई भी जो एरिया है, कोई भी जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो हवा का जो दाब है वो कितना है, और हवा की जो स्पीड है वो कितनी है, उसका इस्तेमाल करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम क्या होता है दोस्तों? Na, ठीक है ना, प्लस जल क्या हो जाएगा? H2O। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन जो है उसको निकाल देगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन जब भी निकलती है तो अपने दो अणुओं के साथ निकलती है, तो आपको याद रखना है H2। हो सकता है एग्जाम में आपको सीधा नाम ना दे के आपको रासायनिक सूत्र दे दे इसका, या फिर रासायनिक नाम दे दे, जैसे कि H2 दिखा दे वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको H2 ऑप्शन पे क्लिक करके आना है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को। क्या कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अब प्लीहा का दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ, जो कि राजस्थान पुलिस में भी एक बार पूछा गया था। इसमें प्लीहा ना बोल के उसने तिल्ली बोला था, ठीक है ना। तो इसको तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो वो तिल्ली के नाम से दिखाएगा एग्जाम के अंदर, या फिर वो प्लीहा के नाम से दिखाएगा। तो आपको वही ऑप्शन टिक करके आना है, ठीक है ना, या तो तिल्ली या फिर प्लीहा। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर का इसे क्या बोला जाता है? रक्त बैंक बोला जाता है, ठीक है ना, ब्लड बैंक बोला जाता है। यहाँ से शरीर के अंदर क्या है, कुछ आवश्यक अंग जो होते हैं वहाँ पे जो खून की जो पूर्ति है वो होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लड बैंक, ठीक है ना, नेचुरल ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडीज। तो 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य है वो किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, और इसको अपने HB से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है एग्जाम में आपको HB से पूछा जाए या फिर हीमोग्लोबिन पूरा नाम दिया जाए। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, हमारी बॉडी के कोई भी अंग अगर मूवमेंट करता है तो वो ऑक्सीजन की बदौलत करता है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी मूवमेंट में कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना और ऑक्सीजन को मेंटेन करने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन का होता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये मैंने आपको परसों ही बताया था, डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, जिसे लोग मधुमेह या फिर आम भाषा में शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मधुमेह या फिर शुगर। अब इसके अंदर क्या है कि इंजेक्शन जो लगते हैं वो इंसुलिन हार्मोन के लगते हैं, इंसुलिन के लगते हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे पेशेंट्स के, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? डायबिटीज रोग है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप डायबिटीज बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको मधुमेह के नाम से भी जान सकते हो, या फिर आप इसको शुगर के नाम से भी जान सकते हो, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो डायबिटीज, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? जो एरोप्लेन होता है दोस्तों, एयरक्राफ्ट, उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, ठीक है ना, राइट ब्रदर्स ने किया था। दो इंजीनियर थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, राइट ब्रदर्स के नाम से। उन्होंने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वो होती है गामा किरणों की, यानी कि किसी भी चीज को जल्दी क्रॉस करने की जो टेंडेंसी है। भेदन क्षमता का मतलब होता है कोई भी चीज है उसको अगर यदि कोई चीज जल्दी क्रॉस करे, ठीक है ना, मान लो कि 10 mm की थिकनेस है तो उसको वो कितनी देर में क्रॉस कर पाती है, उसे बोलते हैं किसी भी चीज की भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है? वो होती है गामा किरणों की, ठीक है।
उससे कम होती है बीटा किरणों की, उससे कम होती है अल्फा किरणों की, ठीक है ना। सीरीज में याद रखना है अल्फा बीटा गामा, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक, उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फा की, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भेदन क्षमता मैंने आपको बता दिया है क्या होती है, किसी भी चीज को क्रॉस करने की टेंडेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के दाब की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है। जो गैसें होती है दोस्तों, कितना दाब लगा रही हैं एक क्षेत्रफल के ऊपर, उसकी जो माप है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा। तो याद रखना है, अगर नॉर्मल प्रेशर की बात की जाए तो बैरोमीटर यूज होता है, लेकिन अगर यदि गैसों के दाब की माप की बात की जाए तो मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे है लैक्टोमीटर, मैंने आपको बताया था दूध में एसिड की जो टेंडेंसी नापने का जो है वो क्या है, लैक्टोमीटर है, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट डी इसका हो जाएगा अगर वो दूध का पूछे तो। लेकिन अब इसने कहा है गैसों के दाब की माप, तो क्या है, सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैनोमीटर, ठीक है ना। मैनोमीटर जो है आपने देखा भी होगा लैब के अंदर, एक घड़ी सूचक यंत्र होता है जिसके ऊपर एम से डिनोट किया हुआ होता है। जैसे करंट को नापने के लिए जो एमीटर होता है उस पर ए से डिनोट होता है, उसी तरह से मैनोमीटर पे एम से डिनोट किया हुआ होता है, ठीक है। तो सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको पता है दोस्तों, जो हमारी जो इमेज जो बनती है, जो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो मानव रेटिना पर बनता है। तो वो कैसा होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। जो मानव रेटिना जो भी इमेज बनाता है वो एक तो वास्तविक बनाएगा, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो बनाएगा, लेकिन उल्टी बनेगी वो, ठीक है ना। जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो उल्टी इमेज बनती है, बाद में वो ऑप्टिक नर्व से होती हुई दिमाग में जाती है, और दिमाग हमें ये संदेश पहुंचाता है कि जो हम चीज़ देख रहे हैं वो क्या दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लो कॉपी को देख रहे हो, पेन को देख रहे हो, तो आपका क्या है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व यानी कि जो मस्तिष्क की जो शिराएं होती है उससे होती हुई मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क जो है वो बाद में ये निर्देश देता है कि हमने क्या चीज़ देखी है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो सोलर पैनल के अंदर यूज होता है, दूरी का मात्रक होता है। जैसे कि मान लो लाइट जो है वो एक समय में कितनी दूरी निश्चित कर सकती है, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो लाइट जो होती है, लाइट की जो ऊर्जा होती है उसकी जो स्पीड होती है जिसे अपने सी से डिनोट करते हैं, उसका जो मात्रक है वो होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो लाइट को जब भी मापना होता है तो प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई भी लाइट है उसको कितने किलोमीटर कितनी देर में पहुंचाया जा सकता है, वो उसका होता है प्रकाश वर्ष। तो दूरी का मापक, ठीक है ना, किसकी दूरी का, लाइट की दूरी का, ठीक है, विद्युत धारा की दूरी का, ठीक है, इन सब चीजों का दूरी का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष होता है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग कवक की स्टडी करते हैं माइकोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो इस दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यहाँ पे आपको बताया गया काइटिन व हेमिसेलुलोज, लिपिड्स या फिर प्रोटीन, 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो है कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, भित्ति का मतलब वॉल यानी कि दीवार, वो किसकी बनी होती है, काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका आविष्कार जो है वो किसने किया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो लेनेक जो था, एक वैज्ञानिक लेनेक जो था, उसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है ना। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो किया था वो चिकित्सा के क्षेत्र में उस समय का बहुत बड़ा आविष्कार था, ठीक है। और आज भी स्टेथोस्कोप जो है वो बेसिक से बेसिक यूनिट बन के रह गया है मेडिकल साइंस की। तो 20 का क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी खोज का और इसकी आविष्कार का श्रेय जो है वो लेनेक को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की जो खोज है वो की थी दोस्तों ल्यूवेनहाक ने, ठीक है। किसने की थी, ल्यूवेनहाक ने। और यहीं अगर कोशिका की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1885 में, ठीक है। लेकिन जीवाणु की जो खोज है वो किसने की थी, ल्यूवेनहाक ने, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 20 का क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बहुत बार, और बोर्ड में भी काफी बार ये पूछा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत होती है, ओजोन क्या होती है दोस्तों, O3 यानी कि ऑक्सीजन की जो 3 परतें हैं उसे बोलते हैं ओजोन परत, हमारे वातावरण में वायुमंडल में पाई जाती है। इसका एक क्या काम है, जो सूर्य की किरणें होती है उनमें होती है गामा अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है ये, उनको अवशोषित करती है, और उसकी वजह से क्या है, हमारे जो धरती है उस पर जो तापमान है वो कंट्रोल में रहता है,
और हमारी धरती पे जो है पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती है। अगर वो आ जाए तो हमारी स्किन का कलर जो है ब्लैक और स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। अब दोस्तों हो सकता है यहां से आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि जो ओजोन परत का जो अब क्षय हो रहा है, क्षय का मतलब जो अब नष्ट हो रही है, उसका मेन कारण क्या है। तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो इसका मेन कारण है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर से जो गैसेज निकल रही हैं, एयर कंडीशनिंग से जो गैसेज निकल रही हैं, जो जेट चल रहे हैं उनसे जो हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, ये सब मिलके एक क्या बनाती हैं, CFC बनाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाती हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। जैसे O3 जो होती है उसको वो O2+O में तोड़ देता है, ठीक है ना। तो इससे क्या है जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पे पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, चैनल के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। साइंस की प्लेलिस्ट भी मैं आज आपको बना दूंगा, जिसके अंदर आपको टोटल साइंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरा भी जरूरत नहीं है। जो लोग फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और जिनका जो मैथ वीक है उसके लिए मैंने अलग स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और हेल्पलाइन नंबर भी नीचे बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। आपको कोई भी क्वेरी हो आप पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। बुढ़ापा आने पे ऐसी कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जो लुप्त हो जाती है, तो वो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, याद रखना है। डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है वो आपकी विलुप्त हो जाती है वृद्धावस्था में, ठीक है ना। अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट ये रहता है कि थायराइड ग्रंथि भी इसमें ऑप्शन दिया और थाइमस भी दिया है, तो कई लोग थायराइड पे टिक करके आ जाते हैं। नहीं, थायराइड नहीं है, थाइमस याद रखो, ठीक है ना। आप लोग थाई से थायराइड याद रख लेते हो, थाई से थायराइड नहीं, थाइमस याद रखो, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। मान लो जो कोशिका है उसके अंदर अगर राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट हो जाएं तो कौन सा काम नहीं होगा दोस्तों, कौन सा कार्य नहीं होगा। तो वो नहीं होगा हमारे बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन का जो पाचन क्रिया होती है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अगर कोशिका में राइबोसोम्स की एब्सेंस हो जाए, कोशिका में राइबोसोम जो हैं वो विलुप्त हो जाए, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है ना। प्रयोगशाला में डीएनए की फुल फॉर्म दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। तो डीएनए की जो सर्वप्रथम जो खोज है लैब में की थी वो की थी खुराना ने। पूरा नाम क्या था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रह चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम जो खोज की थी डीएनए की वो की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। इन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था, और ये जो है भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। तो 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीकरण जो होता है भोजन का, ठीक है ना, वो काम नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों एक माइटोकॉन्ड्रिया का भी पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।